हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीव कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो आज का जो हमारा रहेंगे प्रैक्टिस सेट 4 रहेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। रेलवे ग्रुप डी के जो साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, उसका हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, ठीक है। तो अभी तक यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, तो इसका होगा न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड जो रहता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो रहता है वो सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है, न्यूक्लिक एसिड है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, अब ये रहता है कि फास्फोरस का आपसे परमाणु क्रमांक भी पूछ लिया जाता है ना। फास्फोरस का आपसे जो है सिंबल आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या सिंबल है इसका। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो फास्फोरस का जो है परमाणु क्रमांक होता है 15। ठीक है, और इसे जो डिनोट किया जाता है उसे एक पी से किया जाता है। ठीक है, जो पी होता है वो इसका सिंबल होता है, ठीक, फास्फोरस का। तो ये भी याद कीजिएगा कुछ क्वेश्चन की, जो जैसे केमिस्ट्री के से रिलेटेड क्वेश्चन जब आते हैं तो कभी कभी परमाणु क्रमांक के बारे में पूछ लिया जाता है। परमाणु क्रमांक के बाद जो है कुछ एक आपको जैसे जैसे मान लीजिए बेरिलियम दे दिया, आप पूछ लिया जाएगा बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या है, तो आपको बताना रहेगा 4। ठीक है, या पूछ लिया जाएगा कि आपको ऑरम है ना, AU बोलते हैं जिसको, सोना गोल्ड। ठीक है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो 79 होता है AU का। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा ये परमाणु इनके संकेत और परमाणु संख्या इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो है कटक। कटक कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, वो याद रखिएगा। तो कहाँ है कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा। ठीक, और इसमें इस तरह का जो भी अनुसंधान केंद्र होते हैं, है ना, अनुसंधान केंद्र होते हैं जैसे गन्ना अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो कोयम्बटूर। तो इस तरह से ये जो है इनको याद रखिएगा। और जब भी आते हैं केंद्रीय अनुसंधान, जैसे केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र, ये कटक हो गया है ना। ठीक, तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? कॉल मेल्विन कैल्विन। ठीक, तो ये हैं मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन को मिला था आपका नोबेल पुरस्कार प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो, ठीक है, और इससे तो जो है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, इससे ऑलरेडी आप जो है पढ़े हुए हैं काफ़ी बार। ठीक है, तो इसमें जो है इसका आंसर जो आएगा मेल्विन कैल्विन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, जब लैक्टिक अम्ल की अधिकता होती है, जितना ज़्यादा लैक्टिक अम्ल बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा थकावट होती जाएगी, मांसपेशियों में थकावट होती जाएगी। ठीक है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, संचय हो जाता है मांसपेशियों में, तो थकावट होने लगती है। ठीक है, यही होता है आपका लैक्टिक अम्ल। ठीक है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, और दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर यंत्र से। ठीक है, ये याद रखिएगा, दूध का जो घनत्व होता है वो लैक्टोमीटर यंत्र से मापा जाता है। दूध का रंग पीला होता है, कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है,
तो ये इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है, किस हृदय कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट होता है जिसके कारण हृदय कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है, ठीक है। रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में लाल हृदय कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? रेड ब्लड सेल्स की जीवन की अवधि होती है 120 दिन, ठीक है। कितनी होती है? 120 दिन होती है आरबीसी की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिरा रक्त को तो किसके द्वारा ले जाया जाता है? सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा, ठीक है। तो सिरा रक्त होता है, जो सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुसी धमनी द्वारा, ठीक है, धमनी द्वारा ले जाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। कृत्रिम गुर्दा का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, कृत्रिम गुर्दा जो रहता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन, डायलिसिस की एक विधि होती है, डायलिसिस के आधार पर, डायलिसिस के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ठीक है। डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है, इस पर इसके आइरिस पर रहता है, ठीक है। आइरिस जो रहता है कलर का, जो आंखों में रंगों का जो निर्धारण करता है, ठीक है, वो आइरिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है? आइरिस, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? ठीक है, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन से हिस्से सूजकर गुलाबी हो जाता है? होता है इसका नेत्रश्लेष्म, तो नेत्रश्लेष्म, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में भी मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, जो टॉपिक वाइज रहेगा उसमें मैं, जब हम आँख के बारे में पढ़ेंगे उस समय मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। अभी केवल क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज़ ही लगा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।